अब तक की हमारी यात्रा में हमने हमारे सौर मंडल के भीतरी ग्रहों की खूबियां देखी। हमने कई उपग्रह और उल्कापिंडों की भी कहानियां देखी। यहाँ तक कि हम धरती से 4 प्रकाश वर्ष दूर हमारे सबसे नजदीकी सोलर सिस्टम प्रोक्सिमा सेंटोरी तक भी गए। हमारा मकसद किसी बाह्य ग्रह, उपग्रह या फिर किसी पास के तारामंडल में अपनी बस्ती बसानी नहीं थी, बल्कि हम इन सब से परे धरती से तकरीबन 20 प्रकाश वर्ष दूर एक अनजान सोलर सिस्टम में जीवन की तलाश में निकले थे। दूसरी दुनिया की ये यात्रा हमारे लिए कभी भी आसान नहीं होने वाली थी। जैसे जैसे हम अपने सूर्य की गर्मी से लगभग 20 प्रकाश वर्ष दूर विशाल अंधकार में आगे बढ़ रहे थे, हमारे स्पेसशिप के बाहर अंतहीन सन्नाटा किसी डरावने सपने से भी अधिक परेशान करने वाला लग रहा था। मशीनों की हर चरमराहट, हर गुनगुनाहट शांत शून्य में बढ़ रही थी, मानो शून्य स्वयं सुन रहा हो और हमारे मौत की प्रतीक्षा कर रहा हो। पर हमें डर इस सन्नाटे से नहीं था, बल्कि इस बार हमारी चिंता का विषय बिल्कुल अलग था। ग्रेविटी, जो धरती पर लाइफ सपोर्ट करने में एक अहम किरदार निभाती है। हमें इस यात्रा में उसी की भारी कमी महसूस होने वाली थी, जिसके लिए हमने एक विकल्प तलाशा था, और वो विकल्प था आर्टिफिशियल ग्रेविटी, जिसके द्वारा हम अपने स्पेसशिप और अपने एस्ट्रोनॉट्स को धरती जैसी स्टेबिलिटी और उनकी फिजिकल हेल्थ की सुरक्षा करने वाले थे। पर शायद प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल जब एक यूनिक प्रोसेस द्वारा स्पेसशिप पर ग्रेविटी उत्पन्न की जा रही थी, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने अचानक से स्पेसशिप के अंदर सारी ग्रेविटी छीन ली और वैज्ञानिक स्पेसशिप में भारहीनता को महसूस करने लगे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों के डर को सच साबित कर दिया। कुछ ऐसा जो न सिर्फ खतरनाक था, बल्कि दिल दहला देने वाला था। एक ऐसी घटना जिसकी वैज्ञानिकों ने कोई उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन आखिर वो घटना क्या थी? उसने कैसे इस पूरे मिशन की तस्वीर बदल के रख दी? और सबसे जरूरी सवाल, आखिर वैज्ञानिकों ने किस यूनिक तरीके से आर्टिफिशियल ग्रेविटी को उत्पन्न किया था? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल ग्रेविटी पर बनी हमारी ये डॉक्यूमेंट्री, वो भी पहली बार सिर्फ केएस ज्ञान चैनल पर। आज से 3 लाख वर्ष पहले धरती पर होमो सेपियंस नामक मानव धरती पर अवतरित हुए थे। तब उन्होंने धरती को पहली बार अपनाया ही था, और उनका मुख्य मकसद यहाँ रहकर अपना पेट भरना था। पर यह शायद उनकी छोटी सोच थी, या फिर वो इस भविष्य की कल्पना करने में ही असमर्थ थे, जो कि उनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उन्हें इस सृष्टि ने किसी बड़े मकसद से चुना था। उनके उत्पत्ति के पीछे की वजह ही कुछ और थी। उन्हें बस शिकार करने, अपने पेट पालने और अपना वंश बढ़ाने के मकसद से इस धरती पर नहीं लाया गया था, बल्कि उनका मकसद धरती और धरती पर मौजूद जीवों के जीवन को आकार देना था। और ये समझने में उन्हें कई लाख वर्ष का समय लग गया। पर आज मनुष्य उस मकसद को समझने में कुछ हद तक कामयाब हो पाया है, और आज हमने इस धरती और आकाश से जुड़ी वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है जो एक समय पर उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं किया करती थी। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में वो उपलब्धि हासिल कर ली है जिसमें आज वो न सिर्फ धरती पर, बल्कि धरती से बाहर चांद और अन्य ग्रहों पर जीवन बसाने और अपने जैसे जीवों को जीवन देने की क्षमता रखते हैं। पर अब शायद वो समय आ ही गया है जब वो अपने इस सीमा को लांघकर इस सौर मंडल रूपी लक्ष्मण रेखा को प्राप्त करें
और अंतरिक्ष के उन खतरों का सामना करें जो उनके लिए विज्ञान के क्षेत्र में एक नए रास्ते के खोलने का काम करे। और इसलिए यह कहानी किसी इंटरप्लेनेटरी ट्रैवल की नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक इंटरगैलेक्टिक या इंटरस्टेलर यात्रा की, जहां मनुष्य एक नई सभ्यता की तलाश में कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जो कि उन्हें एक अलग अनुभव के साथ छोड़ जाती है। यह कोई आम अंतरिक्ष यात्रा नहीं है। इस यात्रा का मकसद ब्रह्मांड के उन कोनों को ढूंढ निकालना है जिसे आज तक हबल और जेम्स जैसे शक्तिशाली टेलीस्कोप भी उजागर नहीं कर पाए हैं। इस बार की मंजिल थी पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक अनजान ग्रह ल्यूटन बी GJ273b, एक ऐसा ग्रह जहां जीवन की संभावना खोजी जा सकती थी। वैज्ञानिकों ने इसे मिशन ल्यूमेन नाम दिया, जो उस हैबिटेबल सोलर सिस्टम की तलाश का प्रतीक था जहां मानव सभ्यता को धरती जैसा ही रोशन किया जा सके। पर आखिर उन्होंने 20 प्रकाश वर्ष दूर स्थित इस ग्रह को ही अपना गोल क्यों चुना, जबकि पृथ्वी से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर प्रोक्सिमा सेंटोरी एक प्रकार से दूसरी पृथ्वी थी जहां जीवन की संभावनाएं बहुत ज्यादा थी और यह लंबे समय तक वैज्ञानिकों की खोज का केंद्र बिंदु भी रहा था। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक उम्मीद जगती है, क्या यह ग्रह वो जगह हो सकती है जहां भविष्य में इंसान बच सकते हैं। ये ग्रह हमारे सबसे करीब के तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी का चक्कर लगाता है और धरती से लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों को इसकी स्थिति देखकर ऐसा लगा कि शायद यहां जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि यह ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है। मतलब यहां का तापमान शायद ऐसा हो कि पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया, इसकी तस्वीर धीरे धीरे बदलने लगी। ये जगह उतनी भी मेहमानवाज नहीं थी जितना कि नाम से लगती है। यहाँ पर रहने में वैज्ञानिकों ने कई गंभीर समस्याओं को ढूंढ निकाला था। एग्जाम्पल के लिए रेडिएशन। प्रोक्सिमा सेंटोरी एक रेड डॉर्फ तारा है जो अक्सर गुस्से में तमतमाता रहता है और हर थोड़ी देर में इतने खतरनाक रेडिएशन की लहरें छोड़ता है कि अगर आप वहां होंगे तो आपको अपना महंगा से महंगा सनस्क्रीन भी नहीं बचा पाएगा। यहाँ का रेडिएशन न सिर्फ आपकी त्वचा को जला सकती है, बल्कि सीधे आपके डीएनए तक को नुकसान पहुंचा सकती है। यहाँ के खतरनाक रेडिएशन की लहरों के बीच किसी भी जीवन का टिकना बहुत ही मुश्किल है। जरा सोचिए, धरती पर तो हल्की धूप में भी हम बचाव के लिए क्रीम लगाते हैं, और यहाँ तो रोज का प्रोक्सिमा सेंटोरी तारा रेडिएशन का बॉम्ब विस्फोट करता है। इतना ही नहीं, यहाँ का तापमान भी बहुत अजीब है। इस ग्रह पर तापमान का उतार चढ़ाव ऐसा है जैसे किसी ने फ्रिज और ओवन दोनों एक साथ चला दिए हों। दिन में तापमान इतना ज्यादा हो सकता है कि कोई भी चीज चटखारे लेते हुए भुने, और रात में इतनी ठंड पड़ सकती है कि सब कुछ जम जाए। यानी अगर आप वहां पिकनिक के मूड में जाएं तो दिन में जल जाएंगे और रात को ठिठुर जाएंगे। इस उतार चढ़ाव से किसी भी जीव के लिए यहां टिकना असंभव जैसा ही लगता है। और यहां के दिन रात का हिसाब भी बड़ा गड़बड़ है। इस ग्रह का इसके तारे से इतना गहरा रिश्ता है कि एक तरफ हमेशा दिन और दूसरी तरफ हमेशा रात रहती है। यह टाइडली लॉक्ड है, मतलब एक तरफ हमेशा सूरज की गर्मी का तवा लगा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ हमेशा का कड़क अंधेरा है। जरा सोचिए, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होगी जहां एक तरफ हमेशा धूप है और दूसरी तरफ हमेशा ठंड और अंधेरा हो। तो यहाँ दिन और रात का फर्क गायब ही हो चुका है, और इस एक रूपता में कोई भी जीवन लंबे समय तक शायद ही टिक पाए। यहाँ की एक और समस्या है, गुरुत्वाकर्षण। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर गुरुत्वाकर्षण धरती से करीब 1.5 गुना ज्यादा है।
तो अगर आप धरती पर 60 किलो के हैं तो वहां आपका वजन सीधे 90 किलो हो जाएगा। अब सोचिए, इतनी भारी भरकम गुरुत्वाकर्षण के साथ चलना फिरना कितना मुश्किल होगा। यहां एक छोटी सी दौड़ को मैराथन समझिएगा। यहां का गुरुत्वाकर्षण आपके घुटने पकड़वा देगा। ऐसे हालात में आप रोजमर्रा के काम भी कैसे करेंगे, यह तो सोचकर ही थकान होने लगती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस ग्रह का वातावरण भी कुछ खास दोस्ताना नहीं है। इस पर हवा नाम की कोई चीज ही नहीं है। मतलब सांस लेना भी यहां एक तरह का मजाक ही बनकर रह जाता है। और तो और ऊपर से यहां का रेडिएशन का स्तर भी ऐसा है, जो भी यहां सांस लेगा वो कुछ ही देर में हवा नहीं बल्कि रेडिएशन खा रहा होगा। यह वातावरण इंसानी जीवन के लिए किसी भी तरह अनुकूल नहीं है। वैज्ञानिक कितनी भी कोशिश कर लें, यहां की हवा पानी का इंतजाम करना एक बड़ा ही मुश्किल काम होगा। तो आखिरकार जितनी भी अच्छी बातें इस ग्रह के बारे में सुनने में आती हैं, उतनी ही अनदेखी कठिनाइयां भी यहां मौजूद हैं। हाँ, वैज्ञानिक इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि किसी तरह का सूक्ष्म जीवन यहां पनप सकता है, लेकिन हमारे जैसे जीवन की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। यानी फिलहाल प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी पर जाने का कोई प्लान बनाने से बेहतर है कि हम धरती पर ही खुश रहें। आखिरकार यहां का मौसम और रेडिएशन का स्तर तो हमारी सहन शक्ति के बाहर ही है। वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया है कि अब वो प्रॉक्सिमा सेंटोरी के बजाय किसी और अधिक संभावनाशील स्थान की खोज करेंगे। और इसी खोज के दौरान उन्हें हमारे सौर मंडल से लगभग 20 प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक ग्रह का पता लगा है, ल्यूटन बी। शुरुआती रुझान के अनुसार इस प्लैनेट का एनवायरनमेंट, क्लाइमेट और अपने होस्ट स्टार से डिस्टेंस सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि यहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। हालांकि यह प्रॉक्सिमा सेंटोरी के कंपैरिजन में अधिक दूर था, लेकिन यहां के एनवायरमेंटल फैक्टर से ज्यादा स्टेबल थे, जो मानव बस्तियों के लिए सूटेबल हो सकते थे। और यही वजह थी कि मिशन ल्यूमेन का लक्ष्य इस ग्रह पर स्थापित किया गया। मिशन ल्यूमेन के लिए 3 साइंटिस्ट और 5 एस्ट्रोनॉट्स की एक इंटरनेशनल टीम बनाई गई, जो किसी भी परिस्थिति में उस ग्रह पर पहुंचने के लिए डिटरमाइंड थे। उनका मकसद न सिर्फ इंटरस्टेलर ब्रह्मांड की यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना करना था, बल्कि उस ग्रह को ढूंढ भी निकालना था जिसकी उन्हें तलाश थी। उनकी मंजिल जितनी स्पष्ट थी, उनकी यह यात्रा उतनी ही खतरनाक भी। इस यात्रा की तैयारी वर्षों से की जा रही थी। हर छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखा गया था, पर इन सब बातों में वैज्ञानिक जिस बात को लेकर सबसे अधिक चिंतित थे, वो थी आर्टिफिशियल ग्रेविटी। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल अंतरिक्ष यान में हैं, जो धीरे धीरे खाली अंतरिक्ष में घूम रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस यान के अंदर ग्रेविटी कैसे उत्पन्न होती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर हम ग्रेविटी के कारण जमीन पर टिके रहते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में तो ग्रेविटी की कमी होती है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी एक ऐसी तकनीक है जिसमें यान या वस्तु को तेजी से घुमाया जाता है, ताकि अंदर मौजूद लोग और चीजें गुरुत्वाकर्षण जैसा अनुभव कर सकें। यह काम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से होता है। इसे हम एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपने एक बाल्टी में पानी भरकर उसे अपने हाथों से पकड़कर चारों ओर तेजी से घुमाना शुरू किया। अब आप जैसे जैसे उसे घुमाते हैं, पानी बाल्टी में गिरने की बजाय बाल्टी के तल से चिपक जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? यह होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। जब आप बाल्टी को घुमाते हैं तो पानी भी उसी गति से घूमने लगता है और उसे बाहर की ओर फेंकने वाला फोर्स उस पर लगता है। यही फोर्स पानी को बाल्टी में टिके रहने में मदद करता है।
ठीक इसी तरह अगर आप एक बड़े गोलाकार अंतरिक्ष यान को तेजी से घुमाएं तो उसमें मौजूद लोग और वस्तुएं भी अंदर की दीवारों की तरफ खिंचने लगेंगे। यही फीलिंग उन्हें धरती के ग्रेविटी जैसे लगेगी, जबकि यह वास्तव में आर्टिफिशियल रूप से प्रोड्यूस्ड फोर्स होता है जिसका इस्तेमाल आजकल वैज्ञानिक स्पेसशिप में करते हैं। दरअसल इस आर्टिफिशियल ग्रेविटी का विचार पहली बार 20वीं शताब्दी में सामने आया था। उस समय ह्यूमैनिटी ने सिर्फ चांद तक पहुंचने का सपना देखा था, लेकिन साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स के मन में एक सवाल था, क्या हम अंतरिक्ष में बिना ग्रेविटी के जीवित रह सकते हैं? 1960 के दशक में जब मानव ने पहली बार अंतरिक्ष में कदम रखा, तब यह साफ हो गया कि अंतरिक्ष यात्रा इतनी आसान नहीं होगी। बिना ग्रेविटी के मानव शरीर में गंभीर बदलाव आने लगे। मांसपेशियों की ताकत कम होने लगी, हड्डियां कमजोर होने लगी और शरीर का संतुलन खोने लगा। जीरो ग्रेविटी में ह्यूमन मसल्स कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां धीरे धीरे अपनी डेंसिटी खोने लगती हैं और दिल की बीट में बदलाव होता है। यह 1970 का दशक था जब वैज्ञानिकों ने ग्रेविटी को समझने के लिए गंभीर प्रयोग शुरू किए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर किए गए शुरुआती प्रयोगों से यह पता चला कि ग्रेविटी के एब्सेंस में हड्डियों का कैल्शियम कम हो जाता है और मसल्स डेंसिटी भी धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। 90 के दशक तक वैज्ञानिकों ने यह समझ लिया था कि अगर इंसान को लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना है तो हमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी की आवश्यकता होगी, और इसी क्रम ने अंतरिक्ष यान के भीतर एक सिस्टम बनाने का ख्याल आया जो आर्टिफिशियल रूप से ग्रेविटेशनल इफेक्ट उत्पन्न कर सके। आर्टिफिशियल ग्रेविटी का पहला वास्तविक प्रयोग 21वीं सदी की शुरुआत में हुआ। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि सबसे सरल तरीका था रोटेशन। जब कोई वस्तु गोलाई में घूमती है तो वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न करती है जो एक तरह से ग्रेविटी की नकल करता है। पहली बार एक छोटे यान को घुमाया गया ताकि वैज्ञानिक यह जान सके कि इंसान इस प्रकार के आर्टिफिशियल ग्रेविटी के साथ कैसा अनुभव करेगा, और इसके परिणाम बड़े रोमांचक थे। रोटेशनल मोशन ने मानव शरीर को स्थिरता दी, लेकिन इसके साथ कई समस्याएं भी दी, क्योंकि आर्टिफिशियल ग्रेविटी उत्पन्न करने के लिए अंतरिक्ष यान को एक फिक्स स्पीड से घुमाना पड़ता था। ऐसे में यदि यह मोशन बहुत धीमा होता तो इनफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न नहीं होता और यात्रियों को प्रॉपर ग्रेविटी का अनुभव नहीं होता। वहीं यदि यान बहुत तेजी से रोटेट करता तो यात्रियों को चक्कर आने और मितली महसूस होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता। इसलिए रोटेशन की गति का प्रॉपर बैलेंस बनाना इंपॉर्टेंट था, और ऐसा करना साइंटिस्ट के लिए काफी चैलेंजिंग टास्क था। वहीं एक दूसरी समस्या कोरियोलिस इफेक्ट भी थी। दरअसल जब एक व्यक्ति रोटेशनल सिस्टम में मूव करता है या कोई एक्टिविटी करता है तो उसे कोरियोलिस इफेक्ट का सामना करना पड़ता है। इस इफेक्ट के कारण व्यक्ति को भ्रम या चक्कर जैसा अनुभव होता है, क्योंकि उसके शरीर की गति और स्पेसशिप के रोटेशन की गति के बीच तालमेल नहीं बैठ पाता है, और इसलिए कोरियोलिस इफेक्ट से यात्रियों को असुविधा और कई बार उल्टी तक भी हो सकती थी, जिससे लंबी अंतरिक्ष यात्राओं में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती। इसमें तीसरी समस्या एक रोटेशनल स्पेसशिप के डिजाइन के मजबूती से जुड़ा था, जहां स्पेसशिप को ज्यादा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है ताकि यह रोटेशन के दौरान उत्पन्न प्रेशर को सहन कर सके। रोटेशन के कारण यान की बाहरी दीवारों पर बहुत अधिक बल पड़ता है, जिसे यान की संरचना को सहन करना होता है, और इसलिए साइंटिस्ट्स को एक ऐसे उन्नत और मजबूत एलिमेंट्स की जरूरत थी। वहीं एक अंतिम समस्या आर्टिफिशियल ग्रेविटी के इम्बैलेंस से जुड़ी थी। दरअसल जब एक स्पेसशिप रोटेट करता है तो उसका सेंटर ग्रेविटी फ्री होता है,
क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ बाहरी किनारों पर सबसे ज्यादा होता है और सेंटर में लगभग 0 होता है। इसका मतलब यह था कि स्पेसशिप के केंद्र में 0 ग्रेविटी का अनुभव होता और फिर यात्रियों को यात्रा के दौरान कभी कभी केंद्र से दूर रहना पड़ता, जिससे उनका जीवन और कामकाज कठिन हो सकता था। पर अगर इन्हें इस मिशन को सक्सेसफुल बनाना था तो इन सारे समस्याओं पर काम कर इनका एक सटीक सॉल्यूशन ढूंढना बेहद जरूरी था, जो कि नासा ने अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ मिलकर अंततः कर ही दिखाया। दरअसल 1970 के दशक में जब नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने आर्टिफिशियल ग्रेविटी पर प्रयोग शुरू किए तो इनमें सबसे प्रमुख टोरस शेप्ड स्पेस स्टेशन का मॉडल था, जो कि एक बड़ा चक्का था जो रोटेशन के जरिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा करता था। लेकिन यह प्रारंभिक प्रयोग सफल नहीं हो पाए। रोटेशन की वजह से यात्रियों को बार बार कोरियोलिस इफेक्ट का सामना करना पड़ रहा था, जिससे उन्हें चक्कर आने और उल्टी महसूस होती। दरअसल इसमें इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के लिए रोटेशन स्पीड को बैलेंस करना बेहद चैलेंजिंग टास्क बना हुआ था, जिस वजह से यह बार बार फेल हो जा रहा था। शायद तब साइंटिस्ट को इस क्षेत्र में और स्टडी करने की जरूरत थी, जिसका सफल परिणाम 1990 के दशक में देखने को मिला, जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे जगहों पर वैज्ञानिकों ने छोटे स्पिनिंग मॉड्यूल्स का उपयोग करना शुरू किया। इस मॉडल में पूरे स्पेसशिप को रोटेशन बनाने के बजाय स्पेसशिप के कुछ हिस्से या मॉड्यूल को रोटेशनल बनाया जाता था, जिससे उसमें कुछ समय के लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी उत्पन्न की जा सकती थी। यह यात्रियों को 0 ग्रेविटी से कुछ राहत देता था और उनकी मांसपेशियों और हड्डियों को स्थिर बनाए रखने में मदद करता था। यह तकनीक थोड़ी राहत देने में सफल रही, लेकिन लंबी अंतरिक्ष यात्राओं के लिए पर्याप्त बिल्कुल नहीं थी। इसके अलावा इसे स्थिर रूप से नियंत्रित करना भी बड़ा मुश्किल था। पर 20वीं सदी के अंत तक कंप्यूटर सिमुलेशन और नई तकनीकें आर्टिफिशियल ग्रेविटी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति करने लगी और धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने यह सीखा कि रोटेशन स्पीड, डायरेक्शन और शिप के आकार में सही तालमेल बिठाकर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। और उसे एक बड़ी प्रगति तब हुई जब अंतरिक्ष यानों में हाइब्रिड सिस्टम्स का उपयोग किया गया। इस तकनीक में अंतरिक्ष यान के कुछ हिस्से रोटेशनल होते थे, जबकि अन्य हिस्से 0 ग्रेविटी में होते थे। इससे यात्रियों को ग्रेविटेशनल में आराम करने और 0 ग्रेविटी में काम करने की सुविधा मिली। यह स्पेसशिप जिसमें मिशन की टीम भेजी गई थी, वह रोटेशन के थ्रू आर्टिफिशियल ग्रेविटी उत्पन्न करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। यान के बाहरी हिस्से में घूमने वाले बड़े चक्र बनाए गए थे, जो 1 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाते थे। इस गति ने अंतरिक्ष यात्रियों को वही स्थिरता दी जैसे वे पृथ्वी पर महसूस करते थे, जबकि वे वास्तव में अंतरिक्ष में तैर रहे थे। मिशन ईडन के दौरान यह तकनीक इंसानों को 20 प्रकाश वर्ष दूर ले जाने वाली थी, लेकिन मिशन ईडन में सिर्फ यही चुनौती नहीं थी। यह ग्रह, जिसे उन्होंने ल्यूमेन नाम दिया था, अपने आप में एक रहस्य था। इसे दूरबीन से देखने पर यह ग्रह रहने योग्य लग रहा था। नीले महासागर, हरे भरे जंगल, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें कई वर्ष लगने वाले थे। यान धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था और सब कुछ सामान्य लग रहा था। आर्टिफिशियल ग्रेविटी ने यात्रियों को सहारा तो दिया, लेकिन अंतरिक्ष में स्थिरता कभी स्थायी नहीं होती। यहां हर एक पल किसी बड़े खतरे को पार करने के बराबर होता है। पर अब तक एस्ट्रोनॉट्स को ऐसी किसी चुनौती का सामना करने को तो बिल्कुल नहीं मिला था। लेकिन एक दिन अचानक यान के घूमते हुए हिस्से में एक गड़बड़ी आ गई। काफी नाटकीय तरीके से आर्टिफिशियल ग्रेविटी में कमी होने लगी,
जिससे अंतरिक्षयान में मौजूद यात्री, जो कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी के आदी हो चुके थे, जिनका शरीर पूरी तरह ग्रेविटी में रहने के लिए ढल चुका था, वो शरीर अचानक से भारहीनता का अनुभव करने लगे। और जिस बात का डर इस मिशन की शुरुआत से ही अंतरिक्ष यात्रियों को सता रहा था, वो सच होने वाला था। जीरो ग्रेविटी की वजह से सबसे पहले शिप में मौजूद सारे ही ट्रैवलर्स की हड्डियां कैल्शियम खोनी शुरू करने लगी। अचानक से गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कम होने से उनका शरीर हवा में तैरने लगा। यह वो स्थिति थी जिसका उन्होंने अभी तक इस मिशन पर कभी सामना नहीं किया था, और इसलिए इस जीरो ग्रेविटी ने उन्हें उनके शरीर पर बड़ा असर डालना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी मांसपेशियां कमजोर होने लगी और इस वजह से उनकी वर्किंग कैपेसिटी में भारी गिरावट देखने को मिली। यह परिस्थिति उनके लिए धीरे धीरे काफी खतरनाक साबित होते जा रही थी और जरूरत थी स्पेसशिप में आई गड़बड़ी को ढूंढकर जल्दी से जल्दी रिस्टोर करने की। पर आखिर ये होता कैसे? अंतरिक्ष के असीम शून्य में जहां हर सेकंड कीमती होता है, स्पेसशिप की पूरी टीम इस संकट से जूझने में लग गई। इंजीनियरों ने तुरंत कार्रवाई की। उन्हें यान के घूमते हुए हिस्से को फिर से स्थिर करना था। यह एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था जिसमें यान के बाहर जाकर मरम्मत करने की जरूरत थी। लेकिन अंतरिक्ष की गहराई में गोता लगाकर किसी चीज को रिस्टोर करना कभी भी आसान नहीं होता। बाहर निकलते ही भारहीनता का प्रभाव और बढ़ जाता है और स्पेसशिप की दीवारों पर काम करते समय शरीर को संभालना भी काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में स्पेसशिप में आई तकनीकी खराबी को बाहर जाकर फिक्स करना एक चैलेंजिंग टास्क था, पर 3 यात्रियों ने इसकी कमान संभाली और अपनी जान जोखिम में डालकर घंटों की मेहनत के बाद इन्होंने यान की रोटेशनल को फिर से बहाल कर दिया। पर शायद ये एक पहली चेतावनी थी। अंतरिक्ष में एक छोटी सी चूक भी घातक हो सकती थी। मिशन ल्यूमन के कई वर्षों बाद अंतरिक्ष यात्री आखिरकार अपने डेस्टिनेशंस के पास पहुंचे और इस नए ग्रह के दृश्य बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देने वाले थे। जब उस अनोखे ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों की पहली बार नजर पड़ी तो उन्हें वह दृश्य किसी सपने जैसा लगा। दूर अंतरिक्ष से देखने पर यह ग्रह नीले और हरे रंग की झिलमिलाहट से भरपूर था, ठीक वैसा ही जैसा पृथ्वी, लेकिन फिर भी एक रहस्यमय सौंदर्य लिए हुए। जैसे ही सूरज की पहली किरणें उस पर पड़ी, उसका आकाश गहरे नीले रंग में रंग गया, जो हमारे पृथ्वी के आकाश से कहीं अधिक गहरा था। आसमान के रंग में सूरज की हल्की सुनहरी और नीली रोशनी मिलकर अद्भुत चमक बिखेर रही थी। ग्रह पर फैली झीलें दूर से ही चमक रही थी। पानी की सतह ऐसे साफ थी कि यह किसी विशाल अनमोल क्रिस्टल की तरह नजर आ रही थी। सूरज की रोशनी से झील का पानी कभी नीला कभी हरा नजर आ रहा था, मानो उसमें चमचमाते मोती तैर रहे हों। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, पूरे ग्रह का नजारा और भी शांत और आकर्षक हो गया। रात के समय ग्रह का आसमान लाखों तारों से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। एक विशाल ग्रह भी आकाश में चमक रहा था और दूर से आकाश गंगा की एक लंबी रोशनी से भरी पट्टी पूरे आसमान को चीरते हुए निकल रही थी। यह दृश्य इतना यूनिक था कि देखने वाले को जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही न हो रहा था। यह ग्रह जो दूर से पृथ्वी के जैसे दिखता था, फिर भी अपने रंग, अपनी संरचना और अपनी असीम सुंदरता में पूरी तरह से अनोखा था। इसे देखना ऐसा था जैसे किसी नई दुनिया में पहली बार झांकने का अवसर मिला हो। एक ऐसी जगह जो शांत, सुंदर और रहस्यमयी थी। इस ग्रह में न केवल जीवन के संकेत थे, बल्कि वहां की हवा में पृथ्वी की तरह ऑक्सीजन भी मौजूद थी। लेकिन जैसे जैसे यान नीचे उतरा, उन्हें एहसास हुआ
कि इस ग्रह की कहानी उतनी सरल नहीं थी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी के माध्यम से इतने वर्षों तक स्थिर रहने के बाद उन्हें ग्रह की प्राकृतिक परिस्थितियों से अनुकूलन में दिक्कत होने लगी। इस ग्रह की ग्रेविटी पृथ्वी से थोड़ी अधिक थी और इसका प्रभाव अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर भी पड़ने लगा। सालों तक आर्टिफिशियल ग्रेविटी में रहने के बाद इन अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर अब एक नए संघर्ष का सामना कर रहे थे। यह ग्रह जो उनकी नई आशा थी, अब उनके शरीरों के लिए एक अनजान चुनौती बन गई थी। उनकी हड्डियां जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी में मजबूत बन रही थी, अब असली गुरुत्वाकर्षण के भार से दबने लगी। मांसपेशियां भारी महसूस करने लगी और हर कदम उनके लिए एक नया संघर्ष बनता जा रहा था। यह सिर्फ शारीरिक थकान नहीं थी, यह मानसिक और भावनात्मक चुनौती भी थी। आर्टिफिशियल ग्रेविटी ने उन्हें एक आभासी आराम प्रदान किया था, लेकिन अब इस नए ग्रह पर असली ग्रेविटी ने उन्हें एक नई लड़ाई के सामने खड़ा कर दिया था। उन्हें अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को इस ग्रेविटी के साथ तालमेल बिठाने में समय लगेगा और धीरे धीरे खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा, नहीं तो इनका शरीर गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। लेकिन यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं निकला तो क्या हो सकता था? पहली पॉसिबिलिटी थी मसल्स का लगातार इरोजन होना। जब मांसपेशियां अधिक भार उठाने में असमर्थ हो जाती हैं तो शरीर कमजोर होने लगता है। इसके बाद हड्डियां जो गुरुत्वाकर्षण के दबाव में हैं, धीरे धीरे अपनी संरचना खो देती हैं, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है और एक छोटी सी चोट भी ऐसी स्थिति में इंसानी हड्डी को तोड़ सकती है। अंतरिक्ष में सबसे बड़ी लड़ाइयां कभी कभी वह नहीं होती जो आप अपने सामने देखते हैं, बल्कि वे होती हैं जो आपके भीतर चलती हैं। पर इस बार उन्होंने इस लड़ाई को जीत लिया था। समय बीतने के साथ उनके शरीर ने धीरे धीरे इस नए वातावरण को स्वीकार करना शुरू कर दिया। गुरुत्वाकर्षण की चुनौती को पार कर अब वे इस अनजान ग्रह की कठोर वास्तविकताओं में जीने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो रहे थे। यह सिर्फ उनकी शारीरिक ताकत की विजय नहीं थी, बल्कि मानवता की उस अद्वितीय क्षमता की पुष्टि थी जिसके बल पर वह सबसे कठिन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल देती है। लेकिन यह केवल शारीरिक बदलाव नहीं थे जो उन्हें परेशान कर रहे थे। इस ग्रह पर कुछ ऐसा था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। वातावरण में एक अजीब सा परिवर्तन हो रहा था। कभी कभी हवा में अदृश्य हलचल होती थी और ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। कुछ ही पलों बाद एक अजीब सा एहसास उनके मन में हलचल मचाने लगा। ऐसा लगा मानो वहां कुछ था, कोई अनजाना एहसास जो हर तरफ फैला हुआ था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। हर कदम पर उन्हें महसूस होने लगा कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। कभी कभी हवा में एक हल्की सी सरसराहट सुनाई देती, मानो किसी ने उनके पास से होकर गुजरने की कोशिश की हो। तापमान में अचानक बदलाव आ जाता, जैसे आसपास की ऊर्जा में कोई गड़बड़ी हो रही हो। वहां की मिट्टी पर उनके पैरों के निशान बने, पर जब उन्होंने दोबारा देखा तो कुछ निशान ऐसे थे जिन्हें उन्होंने खुद नहीं बनाए थे। आसमान की ओर देखा तो उसमें एक अनजान भारीपन महसूस हुआ और ठीक उसी पल एक आवाज बहुत ही धीमी और स्पष्ट उनके कानों तक पहुंची। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वह आवाज कहां से आ रही थी। क्या यह कोई संकेत था या शायद वहां कुछ ऐसा था जिसे समझने की उनकी सीमा से परे था। और अचानक एक ठंडी घबराहट भरी खामोशी ने पूरे वातावरण को जकड़ लिया। कुछ ऐसा जो नजर नहीं आ रहा था लेकिन वहां जरूर था।
वैज्ञानिक बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, सवालों से भरी आंखों के साथ। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्हें बस अपने इस मिशन का अंतिम उद्देश्य याद था, जो कि किसी तरह यहां मानव बस्ती बसाना था। लेकिन अब सवाल यह था, क्या यह ग्रह वास्तव में सुरक्षित है? क्या वे यहां रह सकते हैं, या फिर यहां की परिस्थितियां उनके अस्तित्व के लिए नया संकट पैदा कर सकती हैं? मिशन ल्यूमन ने मानवता को एक नया पाठ सिखाया। अंतरिक्ष में जीवन सरल नहीं है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी और नई टेक्नोलॉजीज ने उन्हें यहां तक पहुंचने में मदद की, लेकिन ब्रह्मांड के रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। यह यात्रा मानवता की साहसिकता और विज्ञान की शक्ति का प्रतीक थी, लेकिन साथ ही यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति के नियमों को समझना और उनके साथ तालमेल बिठाना कितना जरूरी है। इस मिशन ने हमें दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण जैसे बुनियादी सिद्धांतों से परे जाकर ब्रह्मांड में जीवन की खोज करना कितना चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, हम अंतरिक्ष के और भी रहस्यों को उजागर करेंगे। सवाल यह है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं?